हेलो स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है विजय सर स्टडी वर्ल्ड में। आज से हम लोग एक नया सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें बायोलॉजी आपको मुख्य रूप से पढ़ाया जाएगा। बायोलॉजी से संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं, जनरल एग्जाम में जो भी बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी को आपको इस सीरीज में बताया जाएगा। अभी देखा जा रहा है कि बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न, खास करके साइंस का यदि तीन सब्जेक्ट की बात करें, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो तीनों में सबसे अधिक प्रश्न देख रहा हूं कि बायोलॉजी से जनरल एग्जाम में आते हैं। यही कारण है कि बायोलॉजी जो है ये साइंस में भी सबसे टॉप सब्जेक्ट बन चुका है और इस कारण से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपके समक्ष सुनीता मैम, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन टीचर है, बहुत अच्छा बायोलॉजी का इनको बहुत ही गहरा ज्ञान है, बहुत ही गहरा नॉलेज है, वो आपको पढ़ाने आएगी और आपको बायोलॉजी से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेगी, जिससे कि आप ऑफिसर बनने के इस दौर में, नौकरी लगने की इस प्रक्रिया में आगे बढ़ सके और आपका भविष्य मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ मैं सुनीता मैम को आमंत्रित करना चाहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा कि सर ने बताया है कि हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे, तो आगे बढ़ते हैं बायोलॉजी के सिलेबस में। जीव विज्ञान जीव विज्ञान का मीनिंग इंग्लिश होता है बायोलॉजी। बायोलॉजी विज्ञान का एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, जीवों के बारे में पढ़ते हैं या जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जीव उन्हें कहते हैं जिनमें जीवन होता है। साइंस में हम लोग बचपन में पढ़े थे सजीव और निर्जीव। सजीव वो होता है जिसमें जीवन होता है और निर्जीव जिसमें जीवन नहीं होता है। सजीव के बारे में हम लोग जिसमें जीवन होता है उसके बारे में बायोलॉजी में पढ़ते हैं, और निर्जीव जिसमें जीवन नहीं होता है उन्हें हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री निर्जीव वस्तुओं के बारे में बताते हैं और बायोलॉजी सजीव वस्तुओं के बारे में बताते हैं, जिसमें हम लोग जीवन का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी को लाइफ साइंस कहा जाता है, अर्थात जिसमें लाइफ हो उस विज्ञान को जीव विज्ञान कहते हैं। कहने का मतलब है कि अर्थात जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। बायोलॉजी का संधि विच्छेद बायो प्लस लोगोस, जो कि लैटिन शब्द है, और बायो मीन्स होता है लाइफ, मतलब जीवन, लोगोस मतलब स्टडी, अध्ययन करना, अर्थात जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। या कहें कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। विस्तार यानी डिटेल से, जिस शाखा के अंतर्गत हम जीवों के बारे में डिटेल से वर्णन करते हैं, उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। कहने का मतलब है उसका जीवन कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, उसका खान पान कैसा है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, उसका संरचना कैसा है, वह देखने में कैसा लगता है। तो ये सब के बारे में अध्ययन हम करते हैं, तो उस शाखा को हम कहते हैं जीव विज्ञान। उस शाखा को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। ठीक है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दो वैज्ञानिकों ने किया था, जिसका नाम है लैमार्क और ट्रेविरेनस। उन्होंने 1801 में जीव विज्ञान शब्द को
पहली बार प्रयोग किया था लैमार्क और ट्रेविरेनस। लैमार्क फ्रांस के हैं और ट्रेविरेनस जर्मनी के। इन्होंने पहली बार जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में, विज्ञान के एक ब्रांच के रूप में स्थापित करने का श्रेय अरस्तु को जाता है। इसीलिए अरस्तु को हम लोग जीव विज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन भी आता है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। अरस्तु का इंग्लिश नेम एरिस्टोटल होता है। इनका हिंदी नेम अलग है और इंग्लिश नेम अलग है। किन्हीं किन्हीं का ऐसा होता है। हम लोगों का जनरली इंग्लिश और हिंदी नेम सेम होता है, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका इंग्लिश नेम अलग होता है और हिंदी नेम अलग होता है। तो इनका हिंदी नेम अरस्तु है और इंग्लिश नेम एरिस्टोटल है। ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने विज्ञान को एक अलग ब्रांच, साइंस का ही एक अलग ब्रांच, एक अलग शाखा के रूप में स्थापित किया था। इसीलिए इन्हें कहा जाता है जीव विज्ञान का जनक। आगे हम बढ़ते हैं तो जीव विज्ञान भी आगे चल के दो शाखाओं में बढ़ जाते हैं। पहला शाखा है जंतु विज्ञान और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान का इंग्लिश जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान का इंग्लिश होता है बोटनी। जंतु विज्ञान का इंग्लिश क्या होता है, जूलॉजी, और वनस्पति विज्ञान का इंग्लिश होता है बोटनी। जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जंतुओं का विस्तार से अध्ययन करते हैं, उन्हें कहते हैं जंतु विज्ञान या जूलॉजी। जंतु, अब जंतु में कौन आता है? जैसे जीव का बात किया जाए तो जीव में बताए थे पहले कि जिसमें लाइफ होता है, जिसमें क्या होता है, जीवन होता है। अब पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसमें जीवन है। लगभग सभी जीव हैं जिसमें जीवन। जीव का मतलब है क्या, कि जीवन। जीव का मतलब क्या है, जीवन। तो जैसे जीव में आते हैं जितने जंतु हैं, जानवर हैं, मनुष्य है, पक्षी है, जीवाणु है, विषाणु है, सभी जीव के अंतर्गत आते हैं। और पेड़ पौधा भी इसी के अंतर्गत आते हैं। जो जीव है, जिसमें सजीव है, जिसमें जीवन है, वो सभी क्या आते हैं, जीव के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जीव को भी दो शाखाओं में बांटा गया है, एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आता है पेड़ पौधे, जिसके अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। उसको हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान। कहने का मतलब है कि पेड़ पौधा का संरचना क्या है, पेड़ पौधा कैसे श्वास लेते हैं, कैसे प्रजनन करते हैं, कैसे वृद्धि करते हैं, इसका अध्ययन हम करते हैं। जिस जीव विज्ञान के अंतर्गत उसे कहते हैं वनस्पति विज्ञान। और जिस जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग जंतुओं की संरचना, जैसे मनुष्य की संरचना, मनुष्य का खान पान, मनुष्य की आंतरिक संरचना, बाहरी संरचना, और जैसे पक्षियों की संरचना, पक्षियों का आंतरिक बनावट, पक्षियों का रहन सहन, पक्षियों का खान पान, पक्षियों का आवास, या जल में रहने वाले जलीय मछलियों का, या मान लीजिए पृथ्वी पर ही जमीन पर रहने वाले बहुत सारे जानवर हैं, शेर, बकरी, बिल्ली, मुर्गा, केचुआ। तो ये सब का अध्ययन हम जिस जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत कहते हैं, उन्हें हम जंतु विज्ञान कहते हैं। अब आता है जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, और इस शाखा जो हुआ है जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, तो जंतु विज्ञान के जनक को भी अरस्तु को ही कहा जाता है। अर्थात जंतु विज्ञान का जनक भी कौन है, अरस्तु जी हैं, और वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस।
वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। इतनी सारी भाषाओं में आपको ये लैमार्क और ट्रेविरेनस जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क और ट्रेविरेनस। और जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। और जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। ये आपको याद रखना है, एकदम निश्चित रूप से आपको क्या करना है? याद रखता है। और ये जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं? बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को याद हो गया होगा अभी तक कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। और जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? मतलब सबसे पहले इस शब्द को किसने बनाया था या किसने बताया था? तो वो है लैमार्क और ट्रेविरेनस। कब बताए थे? 1801 में। कब बताए थे? 1801 में, 1801। ठीक है। ये कुछ प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रवर्तक दिए हुए हैं। हालांकि इनको हम बारी बारी से अलग अलग चैप्टर्स के अंतर्गत पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक साथ जमा करके कुछ इम्पोर्टेंट सिद्धांत दे दिए गए हैं, जिन्हें कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने नियम के अनुसार स्थापित किया है, जिन्हें हम बारी बारी से सभी अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ एक साथ देने का मतलब है कि आप लोग एक बार बढ़िया से इसको याद कर लीजिए। और सारे इम्पोर्टेंट्स हैं, सारे इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं, थ्योरीज हैं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पहला सिद्धांत है आनुवंशिकता का सिद्धांत। आनुवंशिकता का सिद्धांत जिसको प्रतिपादित किया है मेंडल ने। फुल नेम ग्रेगर जोहान मेंडल होता है, लेकिन शॉर्ट में याद करने के लिए मेंडल लिख दिया गया है। आगे जाएंगे तो उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये आनुवंशिकता का सिद्धांत है क्या। दूसरा है उत्परिवर्तन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन के बारे में जिस सिद्धांत के अंतर्गत हम पढ़ते हैं उसको प्रतिपादित किया है ह्यूगो डी ब्रिज ने। वैज्ञानिक है कौन? ह्यूगो डी ब्रिज। इसके बाद है कोशिका सिद्धांत, जिसमें बताया गया है कि जीवों की उत्पत्ति कोशिका से, पहले से मौजूद कोशिका से हुआ है। उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है स्लाइडेन और स्वान ने। दो वैज्ञानिक है, एक पेड़ पौधों के बारे में बताए हैं और एक जंतु की कोशिका के बारे में बताए हैं। दोनों को मिला करके एक सिद्धांत कहा गया है कोशिका सिद्धांत, जो दिए हैं स्लाइडेन और स्वान ने। दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं, स्लाइडेन और स्वान। दोनों ने अलग अलग सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, एक जंतु में और एक कोशिका में, एक जंतु में और एक पेड़ पौधों में, और दोनों को मिलाकर के एक ही कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। इसलिए दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है, स्लाइडेन और स्वान। अगला है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का नियम। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का नियम, एक होता है पहले से जो लक्षण मौजूद होता है, और उपार्जित मतलब हम कहीं से प्राप्त करते हैं, कहीं से गेन करते हैं। उपार्जित अपने बॉडी के अंदर उपार्जित करते हैं, बाद में वातावरण के अनुसार, अनुकूलता के अनुसार उपार्जित जो लक्षण होता है, जैसे कोई काम किए और उससे कोई कंस्ट्रक्शन नया निर्माण हो गया, या कोई बॉडी ऐसा जैसे कि लोहार करता है क्या कि एक हाथ से, दायां हाथ से ज्यादा पीटता है तो उसका दायां हाथ मजबूत हो जाता है। तो ये इस तरह से उपार्जित होता है, उपार्जित लक्षण। बॉडी बिल्डर बॉडी बनाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनका बॉडी मजबूत हो जाता है, तो ये हो जाता है उपार्जित लक्षण। तो उनका वंशागति होता है या नहीं होता है, आगे वंश में जाता है, अगली पीढ़ी में जाता है या नहीं जाता है, तो वही सिद्धांत है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का नियम, जो कि दिए हैं किसने? लैमार्क ने। किसने दिए हैं? लैमार्क ने। हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में, इस सिद्धांत को डिटेल से पढ़ेंगे। अगला है प्राकृतिक वरण का सिद्धांत।
प्राकृतिक वर्ण यानी प्रकृति के अनुसार जो चुना गया है उसका सिद्धांत किसने दिया है? डार्विन ने। किन्होंने दिया है? डार्विन। ये विकास से संबंधित नियम है। जब जीवों का विकास हम पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत इस सिद्धांत को पढ़ेंगे कि प्रकृति किसको चुनती है और किसको नहीं चुनती है। जिसको चुनती है उसका वंश आगे बढ़ता है, जिसको नहीं चुनती है उसका वंश आगे नहीं बढ़ता है। तो ये प्राकृतिक वर्ण है, यानी प्रकृति चुनती किसको है? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। और अगला है द्विपद नाम पद्धति या द्विनाम पद्धति। द्विपद नाम पद्धति या द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति को दिया है कैरोलस लिनियस ने। किसने दिया है? कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस ने सभी जीवों का नामकरण किया है। जब वर्गीकरण किया गया था तो वर्गीकरण में नाम भी जरूरी है, तो नाम द्विनाम पद्धति से शुरू किया था कैरोलस लिनियस ने। चूंकि कैरोलस लिनियस ने ही वर्गीकरण शुरू किया था, इसीलिए इन्हें वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। तो आगे है डीएनए द्विकुंडन सिद्धांत। डीएनए द्विकुंडन सिद्धांत, डीएनए डबल हेलिकल संरचना होता है, उसका सिद्धांत दिया है वाटसन एवं क्रिक ने। कौन दिए हैं? वाटसन और क्रिक। डबल हेलिकल संरचना, डीएनए द्विसूत्री द्विधागा का संरचना होता है। इस तरह का संरचना होता है डीएनए, आप लोग देखे होंगे। कुछ इस तरह का डबल हेलिकल संरचना डीएनए का होता है। इसीलिए द्विधागा, एक धागा ये एक धागा ये स्ट्रैंड कहते हैं। सिंगल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंडेड संरचना डीएनए का होता है। इसीलिए इसका द्विकुंडन सिद्धांत डीएनए द्विकुंडन कहते हैं, जिसका सिद्धांत दिया है वाटसन और क्रिक ने। उसी शाखा के अंतर्गत आगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आप लोग जानते हैं, फिर भी हमारा काम है बताना, हम बताते हैं। आप लोग अच्छी तरह से इन सब से परिचित हैं, ये सारे वर्ड से परिचित हैं, सारे वर्ड्स को आप जानते हैं। फिर भी हम कोशिश करते हैं कुछ थोड़ा बहुत कुछ नया बताने का। ये जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं जिसके अंतर्गत इन सबों का अध्ययन किया जाता है। पहली बात, इस शब्द में कुछ में लॉजी लगा हुआ है और कुछ में कल्चर लगा हुआ है। ये शब्द अलग अलग है। जैसे ये है कल्चर, 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 और इधर है लॉजी, लॉजी। तो लॉजी शब्द अभी हम बताए थे, विज्ञान का अध्ययन, लॉजी अध्ययन, स्टडी। अध्ययन का इंग्लिश क्या होता है? स्टडी। बायोलॉजी का जब संधि विच्छेद किए थे तो बायो प्लस लोगोस, बायो प्लस लोगोस, बायो मीन्स जीव और लोगोस का मतलब स्टडी, अध्ययन। तो लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। जहाँ भी लॉजी लगा हुआ है उसका मतलब क्या होता है? अध्ययन करना, उसके बारे में जानना, उसके रहन सहन के बारे में जानना, उसके खान पान के बारे में जानना, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में जानना, उसके आवास के बारे में जानना। यदि हम जानकारी प्राप्त करते हैं उसके बारे में डिटेल, तो उसे हम कहते हैं अध्ययन, और इंग्लिश में लॉजी। उसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में लॉजी कहते हैं और हिंदी में अध्ययन करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें किसी व्यक्ति के बारे में जानना है, तो उसके बारे में हम किसी उसके जानकार से जानेंगे कि वो व्यक्ति कैसा है, उसके दोस्त से, उसके आस पड़ोस से, या उसके किसी फैमिली मेंबर से कि हाँ वो कैसा है, देखने में कैसा है, लंबाई कैसा है, गोरा है, काला है, या दारू पीता है, शराब पीता है, नशा करता है, नहीं करता है, अच्छा है, खराब है,
तो इस सब को हम कहेंगे अध्ययन। उसी तरह से मान लीजिए कि हमें किसी पेड़ पौधा के बारे में जानना है, जैसे बरगद के बारे में जानना है, तो बरगद का हाइट कितना होता है, उसमें पत्तियां कैसी होती है, उसका रचना कैसा होता है, कितना मोटा होता है, उसकी लाइफ कितनी होती है, उसका उपयोग क्या है, तो ये सब कहलाएगा लॉजी। ये सब क्या कहलाएगा? लॉजी, अध्ययन। क्या कहलाएगा? अध्ययन। और जब हम किसी चीज को खुद, कल्चर मतलब होता है कृषि। कल्चर का मतलब क्या होता है? कृषि, खेती। जैसे खेती करते हैं तो क्या करते हैं, किसी पहले खेत मिट्टी को कोड़ते हैं, फिर उसमें बीज लगाते हैं, पानी देते हैं, फिर पौधों को बड़ा करते हैं, खाद देते हैं, आगे उसके प्रोसेस, उसका पालन पोषण एक तरह से हम करते हैं। क्या करते हैं? बचपन से लेके जब तक वो फल तैयार नहीं हो जाता है तब तक उसको हम क्या करते हैं? देख रेख करते हैं, उसमें क्या कमी है डालते हैं, समय समय पर पानी डालते हैं, समय पर खाद डालते हैं। तो ये कहलाता है कल्चर, कृषि, खेती। क्या कहलाता है? खेती, पालन करना। कल्चर मीन्स होता है उसको हम देख रेख कर रहे हैं समय से, तो वो सब हो गया पालन करना। तो ये हो गया लॉजी और ये हो गया कल्चर। तो कल्चर और लॉजी में अंतर समझ में आ गया। तो यहाँ हम कुछ कल्चर दिए हैं और कुछ क्या दिए हैं? लॉजी। जैसे ये सब इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अक्सर क्या होता है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि ये सब क्या है। जैसे पहला है एपी कल्चर। एपी कल्चर, कल्चर मीन्स कृषि, खेती करना, यानी कि एपी जैसे एपी जो है मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है एपिस। बहुत सारा नाम, मधुमक्खी का बहुत सारा क्या कहता है टाइप है, तो उसके अंदर एपिस एक कॉमन वर्ड है जिसके अंतर्गत आता है मधुमक्खी। एपिस क्या है? कॉमन वर्ड है जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक नाम है एपिस। उसके आगे का नाम, जैसे द्विनाम हम बताए थे अभी, द्विपद नाम, द्विनाम पद्धति जो कैरोलस लिनियस ने दिया है, उसमें 2 पद थे, एक आगे का पद और एक कुल का और वंश का नाम होता है, जाति और वंश का नाम होता है। तो इस तरह से एपिस जो है मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है और एपिस इसीलिए इसका नाम एपी कल्चर दिया गया है। इसीलिए क्या दिया गया है? एपी कल्चर। एपी कल्चर मतलब मधुमक्खी का पालन करना, मधुमक्खी का देख रेख करना, यानी बचपन से लेके मधुमक्खी को हम पालते हैं, बड़ा करते हैं, उससे जो शहद तैयार होता है उस शहद का हम लोग व्यापार करते हैं, तो उसे हम कहते हैं मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन का अध्ययन जब कहलाता है तो वो कहलाता है एपी कल्चर। क्या कहलाता है? एपी कल्चर। मधुमक्खी का पालन ही कहलाता है एपी कल्चर। ठीक है। उसके बाद आता है इसी तरह से यदि हम रेशम कीट पालते हैं तो रेशम कीट पालन कहलाता है सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। रेशम कीट 3-4 प्रकार के होते हैं। कई इंडिया में मेन रूप से जैसे शहतूत पर पालन किया जाता है रेशम कीट को, और भी कई जगह होता है। तो रेशम कीट का इंग्लिश होता है सिल्कवर्म, जिससे कपड़े तैयार किए जाते हैं। इनके बाल से क्या तैयार किया जाता है? कपड़ा तैयार किया जाता है, रेशम के कपड़े बनते हैं। तो रेशम कीट पालन होता है सेरीकल्चर। इसके बाद आता है मछली पालन। जैसे हम लोग तालाब में नदी में कुछ मछलियों का विशेष पालन करते हैं और उन्हें बेचते हैं, तो वो कहलाता है पीसी कल्चर। क्या कहलाता है? पीसी कल्चर। उसी तरह से फूलों की खेती, खेती बताए थे, कल्चर मीन्स खेती। तो फूलों की खेती जब किया जाता है तो उसे कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। फलों का अध्ययन, फिर अध्ययन आ गया, मतलब फल के बारे में जानना है, कौन सा फल कैसा है, उसकी संरचना क्या है, उसके अंदर बीज होता है नहीं होता है, बीज है तो किस टाइप का है, द्विबीजपत्री है, एक बीजपत्री है, या उसके ऊपर कवर मतलब है या नहीं है। तो उस तरह से फलों का अध्ययन जब कहलाता है तो वो होता है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। कवक का अध्ययन, कवक
जानते हैं आप लोग, फंजाई जिसको कहते हैं। तो कवकों का अध्ययन यहाँ माइकोलॉजी है। कवक का होता है फंगस, इसके अनुसार होना चाहिए फाइकोलॉजी, लेकिन इसका उल्टा होता है। कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कवक से आप लोग परिचित हैं। फंजाई बहुत सारा होता है, जैसे क्या कहता है, गोबर छत्ता हम लोग देखे हैं। गोबर छत्ता भी एक क्या है, कवक है। उसका अध्ययन यानी उसके बारे में जानना, कवकों के रहन सहन के बारे में जानना, और उसका किस तरह का खाना है। जैसे कवक मृतोपजीवी होता है। कवक क्या होता है, मृतोपजीवी, यानी सड़े गले पदार्थ पर अपना जीवन बिताता है। तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। उसके बाद आता है शैवालों का अध्ययन। शैवाल एल्गी जिसको कहते हैं, यह समुद्रों में भी पाया जाता है और फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है। शैवाल जैसे वो क्या कहते हैं, चापाकल वगैरह पर भी पाया जाता है। काई जिसको कहते हैं। तो शैवालों के बारे में जानने के बारे में जो लॉजी है, अध्ययन है, उसको कहते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। बहुत सारे शैवाल हैं। शैवाल के बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे इसी शैवाल के कारण समुद्र का लाल रंग होता है, और बहुत सारा शैवाल है जो समुद्रों में पाया जाता है। जैसे बहुत सारे शैवाल है जिसका प्रयोग खाने में आदमी करता है, दवाई के रूप में करता है, और एनर्जी गेन करने के रूप में टैबलेट्स के रूप में भी करता है। और कुछ शैवाल ऐसे हैं जिसको पानी का अवशोषण करने के रूप में करते हैं। तो उसका अध्ययन हम लोग कहते हैं, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। उसी तरह से पक्षियों का अध्ययन, बर्ड्स को जो है एविज कहलाता है। बर्ड्स एविज वर्ग के अंतर्गत आता है पक्षी। उसका अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। मछलियों का अध्ययन, मछली का कल्चर और अध्ययन दोनों अलग चीज है। कल्चर हो गया पालन, जो कि वहाँ कहलाया पीसी कल्चर। यहाँ पे पीसी कल्चर, कल्चर मीन्स क्या हुआ, पालन। और यहाँ हम कर रहे हैं मछलियों का अध्ययन। यहाँ देखिए क्या है, मछलियों का अध्ययन। अध्ययन मतलब मछली के बारे में जानना है हमको, उसको अच्छी तरह से जानना है, उसका वंश जानना है, उसका जाति जानना है, उसका कंस्ट्रक्शन जानना, उसका संरचना जानना है, उसका वातावरण जानना है। तो उस मछलियों के अध्ययन को कहते हैं इक्थायोलॉजी। क्या बोलते हैं, इक्थायोलॉजी। और उसके पालन पोषण को कहते हैं कल्चर, पीसी कल्चर। पालन पोषण, मछलियों के पालन पोषण को पीसी कल्चर, और उसके अध्ययन को कहते हैं इक्थायोलॉजी। दोनों में अंतर है। यह है अध्ययन, उसके बारे में जानना, तो लॉजी इक्थायोलॉजी, और उसका पालन पोषण करना तो पीसी कल्चर। ठीक है। आगे है सर्पों का अध्ययन। सर्प हम लोग जानते हैं, तो वो कहलाता है ऑफियोलॉजी। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑफियोलॉजी। सर्पों का अध्ययन ऑफियोलॉजी। इसी तरह से कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। कीट के अंतर्गत जो आते हैं, जैसे 6 पैर वाले जितने होते हैं वो कीट के अंतर्गत आते हैं। 6 पैर वाले जो भी होते हैं वो कीड़ा मकोड़ा के अंतर्गत आते हैं। कीट, जैसे कि यदि मकड़ा का बात किया जाए तो मकड़े के कितने पैर होते हैं, मकड़े के 8 पैर होते हैं, तो वो कीट के अंतर्गत नहीं आते हैं। कीट के अंतर्गत वही आएगा जिसके पास 6 पैर होंगे, 6 पैर होंगे। तो 6 पैर वाले का अध्ययन यदि हम कहते हैं, तो जैसे चींटी हो गया, तो चींटी 6 पैर होता है उनका। मक्खी 6 पैर होते हैं, मच्छर 6 पैर होते हैं। तो ये सब आते हैं किसके अंतर्गत, कीट के अंतर्गत। तो इसीलिए चींटी का ही इंग्लिश लिया गया एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। वृक्ष बड़ा हो गया, झाड़ी लताएं वगैरह से जो बनता है झाड़ी, तो वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है,
डेंड्रोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। और उधर था फूलों की खेती, एक था फूलों की खेती और यहाँ हम पढ़ रहे हैं फूलों का अध्ययन। फूलों की खेती मतलब क्या हुआ? पालन पोषण करना, उसको बड़ा करना, उससे बिजनेस करना। तो फूलों की खेती कहलाता है फ्लोरिकल्चर और फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। ठीक है, फूलों का खेती एंथोलॉजी और फूलों का पालन करना क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। फूलों का पालन करना फ्लोरिकल्चर और फूलों का अध्ययन करना एंथोलॉजी। ठीक है, तो आज भर इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, बाय।